Hello everyone, my name is Atul Kumar Rai. Today we are going to discuss Class 8 Civics Chapter 6 Social Justice and the Marginalized. In this chapter we are going to discuss some topics: the marginalized groups, forms of social inequalities, social justice, untouchability, manual scavenging and law on manual scavenging. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल जस्टिस। सोशल यानी समाज, जस्टिस यानी न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? आप कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप मार्जिनलाइज्ड है, जो बैकवर्ड है, उनको मेन स्ट्रीम तक लेके आना गवर्नमेंट हमेशा प्रेफर करती है कि जो भी पिछड़ गए हैं, जो दोज हु आर द बैकवर्ड, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी तक लेके आना, उनका अपलिफ्टमेंट करना, वो क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस आप देखेंगे, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि जो जब भी स्टेट कोई भी लॉ फ्रेम करेगा तो उस समय स्टेट ध्यान रखेगा किन चीज़ों का, कि वो वेलफेयर स्टेट की धारणा हो। वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य, और वेलफेयर मतलब किसका वेलफेयर करना? जो लोग पिछड़ गए हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या करना? मेन स्ट्रीम सोसाइटी तक लेके आना। अब इसका एग्जाम्पल कुछ देखें कि सोशल जस्टिस में एग्जाम्पल क्या होगा। फर्स्ट, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पे हो सकता है कि आप उसके पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, लेकिन इंटेंशन देखें तो इंटेंशन क्या है उसका? रिजर्वेशन का इंटेंशन यही है कि जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी तक लेके आना, मतलब एक सेम लाइन पे सबको खड़ा करना। आप गांवों में पीडीएस सिस्टम देखते होंगे, शहरों में भी जो पीडीएस सिस्टम चलता है, ठीक है, जो गरीब फैमिली है उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? अनाज वगैरह वितरण करती है। तो जो भी फूड ग्रेन्स देती है गवर्नमेंट, वो किसका पार्ट होगा? सोशल जस्टिस का पार्ट होगा। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू लोगों को रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वो भी क्या है? सोशल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। अब तो अभी तक हमने पढ़ा कि सोशल जस्टिस क्या है। नेक्स्ट समझेंगे कि मार्जिनलाइज लोग कौन होते हैं, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड में हम काउंट करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, जो लोग, जिन लोगों के साथ एक बहुत समय तक डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, या कास्ट सिस्टम के थ्रू देख लो, तो इन सब लोगों को हम, इन सब कैटेगरी को क्या काउंट करते हैं? मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काउंट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक वास्ट कंट्री है। लिख रहा है ना कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री वेयर पीपल विद डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस लिव टुगेदर। तो हम जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब ये टाइप कौन से हो गए? कि कह रहा है कि डिफरेंट इकोनॉमिक, हमारे यहाँ अंबानी भी हैं और हमारे यहाँ एक बहुत गरीब व्यक्ति भी हैं, जिनके पास बेसिक मिनिमम जो उनकी नीड होती है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिया में बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है, और सोशल स्टेटस भी क्या है? अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद हम सभी लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी लोग मिलके एक साथ रहते हैं। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या है हमारे यहाँ? विविधता में ही एकता है। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन कि सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू एज ओल्ड सोशल डिस्पैरिटीज लाइक द कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज एंड वेल्थ स्टेटस। तो हमें ये समझना है कि सम ग्रुप्स ऑफ द पीपल, समाज में कुछ लोग जो हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूड यानी बाहर रखा गया। अपने साथ दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना, और एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है? किसी एक को प्रीफर करना। तो वैसे यहाँ पे एक्सक्लूड वर्ड है। एक्सक्लूड मतलब क्या होगा? एक्सक्लूड यानी उनको बाहर कर देना। जबकि गवर्नमेंट जब भी कोई भी लॉ बनाए तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे आप सोचते होंगे, देखते होंगे कि बैंकिंग सिस्टम अभी गवर्नमेंट क्या प्रेफर कर रही है? फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, गांव गांव तक बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम के थ्रू कह रहा है कि एज ओल्ड, जो पहले हमारे यहाँ एक एज ओल्ड प्रैक्टिस थी कास्ट सिस्टम की,
ठीक है, उसके थ्रू लोगों को बाहर रखा गया। कास्ट सिस्टम में आप जानते हैं, कास्ट सिस्टम में हायरार्की है। ब्राह्मण सबसे टॉप पे ब्राह्मण आएंगे, सेकंड नंबर पे आपके आएंगे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे आएंगे वैश्य और फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्र। ये अभी की सिस्टम नहीं है, ये पहले सिस्टम ये फॉलो होता था। अभी क्या है, अभी अगर जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, तो ही और सी शुड बी पिनलाइज्ड, होना चाहिए या नहीं। तो कह रहा है कि कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज के बेसिस पे, वेल्थ स्टेटस, किसके पास कितना पैसा है, इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, कह रहा है कि लोगों को एक्सक्लूड किया गया। दीज अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ पीपल आर नोन एज द मार्जिनलाइज ग्रुप। तो एक बार समझे हम कि कह रहा है कि मार्जिनलाइज ग्रुप क्या होगा, तो मार्जिनलाइज ग्रुप वो होगा जो जिन लोगों को कास्ट सिस्टम के बेसिस पे या किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे, हो सकता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप क्या हो, मार्जिनलाइज हो जाओ। जैसे यूपी बिहार, अभी हम यूपी के देवरिया से ये इस वीडियो को बना रहे हैं, और हो सकता है कि हम यूपी के देवरिया में इस यहाँ के आसपास के एरिया में क्या होता है, हिंदी भोजपुरी यही क्या है, फ्लुएंट लैंग्वेज है। तो जब यूपी बिहार का कोई पर्सन महाराष्ट्र में जाता है तो उसे लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वेल्थ स्टेटस के बेसिस पे कि किसके पास कितना धन है, इसके बेसिस पे भी क्या होगा, वो मार्जिनलाइज काउंट हो सकता है। दी चीफ ग्रुप्स अमॉन्ग द मार्जिनलाइज इंक्लूड द शेड्यूल कास्ट। अब देखो इनमें कौन कौन से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज, ये सब लोगों को क्या कह रहा है, मार्जिनलाइज ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है। दे ऑल वर सब्जेक्ट टू अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इनके साथ क्या हुआ है, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया है, मतलब एक समान भाव से इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग है, स्टार्ट करते हैं माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, माइनॉरिटीज़ जो भी संख्या में कम होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप हिंदी बोलने वाले हो और आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, मराठी लोगों के बीच में आप क्या हो गए, आप माइनॉरिटीज़ में हो गए, है ना। तो वैसे ही अगर जो हम मान लो कि यहाँ से ब्रिटेन चले जाएं और ब्रिटेन में जाके हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम भी क्या होंगे, एक तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे, दूसरा अगर जो हम अपने सिटीजनशिप के बेसिस पे देखा जाए, है ना, अपनी नेशनलिस्टिक आइडियाज़ के बेसिस पे देखा जाए, तब भी हम क्या हो जाएंगे, वहाँ इंडियंस कुछ ही लोग होंगे तो इंडियंस भी क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे। तो देखो कह रहा है कि माइनॉरिटी आर द कम्युनिटी ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर लेस इन नंबर इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो भी अगर जो कह रहा है कि इंडिया में, जैसे इंडिया में आप देखो कि मेजर पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, हिंदूज़ की है, 80% के अप्रॉक्स पॉपुलेशन किसकी है, हिंदू की है। 15% के आसपास में पॉपुलेशन किसकी है, मुस्लिम की है। तो हिंदू के अलावा और जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में, उसको हम क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ में काउंट करते हैं। लेकिन एक रिलीजन के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्ट होते हैं। उन सेक्ट में भी आप देखोगे कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ में आप देखोगे कास्ट है, सब कास्ट है। तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो कि हिंदुइज़्म, हिंदू जो है, हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में मेजोरिटी में है, लेकिन ओबीसी और एससी जो है ये हिंदू में से ही क्या है, ये माइनॉरिटीज़ में है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो, द माइनॉरिटीज़ आर वल्नरेबल ड्यू टू देयर इनएडिक्वेट शेयर इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग। तो कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो लोग हैं ये एक तो पहले संख्या में कम है, और अगर जो नंबर में कम है तो इनका पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, पार्टिसिपेशन में भी इनका रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी वाले लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई पावर शेयरिंग में भी, इनके पास पावर शेयरिंग में भी क्या होगा, पावर कम रहेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में भी, डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे हो सकता है, डिसीजन मेकिंग 2 लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, स्टेट की लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो लेजिस्लेशन, लॉ बनाने के बेसिस पे, ठीक है, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो, कम हो। और इसीलिए आप जानते हैं कि कई बार सीटें क्या करती हैं, गवर्नमेंट रिजर्व करती है, ठीक है। गवर्नमेंट सीट रिजर्व कर देती है किसके लिए, कि यहाँ पे इसी कम्युनिटी से ये पर्सन जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का पर्सन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। अगर जो आपको देखना हो तो लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का।
कई बार गाँव में लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस साल सीट जो है किसके लिए आई है, एससी की सीट है, ओबीसी की सीट है, तो इसका मतलब सिर्फ उस कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाला पर्सन उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, special constitutional and legal provision enable marginalized and minorities to secure effective equality beside preserving their distinct identity। अब एक चीज़ है, कह रहा है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, मतलब कि इसका मतलब यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिससे इन माइनॉरिटीज़ के राइट्स को क्या करके किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, मतलब कि इसका कोई वायलेशन ना कर सके। बहुत आसान होता है माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करना, जो मेजोरिटी में है वो अपने आइडिया को क्या कर सकता है, सुपर इम्पोज कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम इन माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है, और इनके राइट्स को क्या करें, सिक्योर रखें। क्योंकि आप देखो, अगर जो एग्जांपल आप देखो कि पाकिस्तान में हिंदूज बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। तो पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में है, और जो माइनॉरिटी में रहता है उसको हमेशा ये डर रहेगा कि मेजोरिटी उसको उसके ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे। अटैक सिर्फ फिजिकल बेसिस पे नहीं हो सकता है, मेंटल बेसिस पे भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि इनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं बिसाइड प्रिजर्विंग देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो उनको उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हमें मेंटेन रखना है। आप पढ़ेंगे कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो किसी का कल्चर जो है, कल्चर को भी हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, और एजुकेशनल राइट्स को भी प्रिजर्व करके रखना है ना। बिसाइड्स दैट कि वो माइनॉरिटीज़ का है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कभी भी मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज़ के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। सेकेंड हेडिंग, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट क्या होता है? ब्रिटिश कह रहा है कि ब्रिटिश यूज द टर्म डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, फॉर द पुअर एंड सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कास्ट पीपल इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ब्रिटिशर्स ने एक टर्म क्या दिया, डिप्रेस्ड क्लास कहते थे किसको, कि जो लोग गरीब हैं, सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कास्ट। सो कॉल्ड का मतलब होता है कि लोग ऐसा कहते हैं। जब आप किसी वर्ड के साथ सो कॉल्ड जोड़ देते हो, इसका मतलब कि आप नहीं समर्थन कर रहे हो, ध्यान देना, इसका मतलब है कि लोग ऐसा बोलते हैं। So, British used the term depressed class for the poor and the so-called subordinate caste people in the beginning of the 20th century. Though they performed the most essential task of the society at large, they were mostly literate and economically weak. तो कह रहा है कि ये लोग परफॉर्म क्या कर रहे थे, मोस्ट इसेंशियल टास्क ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, दे वर मोस्टली इलिटरेट, मतलब कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इकोनॉमिकली रूप से भी क्या है, ये कमज़ोर है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या सोचना है कि पैसे के साथ क्या होता है, नॉलेज इज पावर, है ना। तो नॉलेज एक्वायर करिए, और जब नॉलेज आप गैदर कर लोगे, एक्यूमुलेट करोगे, उसके बाद से आपके पास क्या होगा, वेल्थ भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। द टर्म शेड्यूल कास्ट कह रहा है इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि टर्म शेड्यूल कास्ट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बट वी कैन से दैट द कास्ट विच वर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल्स आर टर्म्ड एज कास्ट विच वर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल आर टर्म्ड एज शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लोग इलिटरेट थे, इकोनॉमिकली वीक थे, इनको शेड्यूल कास्ट कहा गया। लेकिन ऐसा जो है ये टर्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलता है। लेकिन कह रहा है कि बट वी कैन से दैट द कास्ट विच आर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब जिनके साथ मान लो कि अस्पृश्यता की प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है, छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उनको क्या कहा गया, अनटचेबल्स कहा गया। और वही अनटचेबल्स को टर्म क्या कहा गया, एक आगे चल के शेड्यूल कास्ट बोला गया। They were not allowed to take part in the society in the real sense. They accounted for nearly 16.6% of the Indian society. ठीक है, तो कह रहा है कि सोसाइटी में रियल सेंस में इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। मतलब कि कोई अगर जो डिसीजन लेना हो तो इनसे नहीं पूछा जाता होगा कि अच्छा ये बताओ कि इस गांव में विलेज डेवलपमेंट के लिए ये सड़क बनाना है, इस रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपकी राय क्या है इसमें। तो उनका कंसेंट, उनकी कंसेंसस जो है वो कभी नहीं ली जाती थी, किसकी, शेड्यूल कास्ट की, ठीक है। तो कह रहा है कि ये लोग बहुत मार्जिनलाइज्ड रहे,
ठीक है। मार्जिनलाइज मीन्स क्या, कि जो हमेशा मतलब बॉटम पे रहा, एकदम बैक में रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब यानी आप जानते हैं आदिवासी लोग, ठीक है, जिनकी डिमांड हमेशा होती है 3 चीज़ों की। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो फॉरेस्ट वगैरह में आप जाओगे, जब इधर छत्तीसगढ़ के आसपास में देखोगे, तो जो वहाँ के ट्राइब्स हैं वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। किस चीज़ को लेके? 3 चीज़ों को लेके, जल, जंगल और ज़मीन। तो उनका जो वाटर, उनकी जो रिसोर्स है, रिसोर्स पे कोई और कब्जा ना करे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम यहाँ के ट्रू एबोरिजिनल्स हैं, हम सही में यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और हमें हमारी ज़मीन से, हमें हमारे जंगल से, हमें हमारी जल से कोई अलग ना करे। गवर्नमेंट बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाती है, और जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाती है गवर्नमेंट, तो क्या करती है, जो भी रिवर्स होते हैं वहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाएंगे। तो जब भी कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनता है, जब नदी के पानी को रोका जाएगा, तो बहुत सारे आसपास के गांव क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, डूब जाएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद से जब किसी ट्राइबल्स को आप कहोगे कि आप इस जंगल में से ये सामान, इस पेड़ को नहीं काट सकते, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेजिस्टेंस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो जान रहा है कि ये सारी चीज़ें किसको बिलोंग करती हैं, उसकी, ठीक है। तो इसलिए वो लोग हमेशा गवर्नमेंट से नाराज़ रहते हैं। आगे देखो, द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब इज ऑल्सो नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि इस चीज़ को भी क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया है हमारे संविधान में। दे वर डिस्कार्डेड फ्रॉम द सोसाइटी बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो कह रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को हमारे सोसाइटी से इकोनॉमिकली एंड सोशली, दोनों तरीके से, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया। उन्हें कंसेंसस में नहीं लिया गया, उन्हें बाहर रखा गया है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल लिव्ड इन द रिमोट एरियाज सच एज द हिली और माउंटेन एरियाज। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो मोस्टली लोग हैं, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे मेजोरिटी में वहाँ की पूरी पॉपुलेशन किस में आती है, शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज है ना। दे कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशंस। तो कह रहा है इनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है, फिगर्स वगैरह आप एक बार लेटेस्ट चेक कर लीजिएगा, फिगर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। ट्राइबल्स वर एक्सट्रीमली पुअर एंड यूजुअली इलिटरेट, ठीक है। तो देखो, आपको समझना ये है कि ट्राइबल्स की सिचुएशन ऐसे क्यों है, ट्राइबल्स एक्सट्रीमली पुअर क्यों हो गए, और ये यूजुअली इलिटरेट क्यों होते हैं। देखो अभी मतलब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये अब एफर्ट लगा रही है कि इनको भी इनके आसपास के एरिया में क्या किया जाए, स्कूल्स वगैरह गवर्नमेंट ओपन कर रही है, इनको भी लिटरेट करने का प्रयास कर रही है। बट मेन चीज़ ये है कि ये एक्सट्रीमली पुअर इसलिए हो रहा है, यूजुअली इलिटरेट है। अगर सोचो कि जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है, बहुत सालों से वो जंगलों में रहते आ रहे हैं, जंगलों में जो उनकी मेन जो काम है, ठीक है, उस चीज़ से उनको अलग करेंगे, तो वो उन्हें क्या करना होगा, कहीं शहरों में जाके नौकरी करेंगे। वो बहुत स्किल्ड नहीं है, तो इसलिए कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, यूजुअली लेबर्स वगैरह की ही जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आगे चल के हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि एक फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि अगर हम उन्हें उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, उसको करने से रोक रहे हैं, तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्राइबल्स वर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, और यूजुअली इलिटरेट होते हैं, ठीक है, तो पढ़े लिखे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शहरों में ये लोग क्या रहे, शहरों में तो रहे नहीं हैं, जंगलों में रहे हैं, और जंगलों तक सरकार अभी तक स्कूल वगैरह ओपन नहीं कर पाई है, ठीक है। अब जो है बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो रही हैं, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट वहाँ पे भी पेनिट्रेट कर रही है। दस दे वर ईजिली एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन है? जो पैसे देने वाले लोग होते हैं, रसूखदार लोग, ठीक है, जो पैसा वगैरह इंटरेस्ट पे देते हैं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों को, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा मतलब आसानी तरीके से इनका शोषण हो जाता है। किसके द्वारा? मनी लेंडर्स के द्वारा। अगर मान लो कि आप लोग मैथ लगाते हो, आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। अगर आपने मुझसे 5,000 रुपये लिया और मैं उस पर सिंपल इंटरेस्ट की बजाय उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, और आपको अगर जो नहीं मालूम है, तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, है या नहीं है। अगर मैं आपसे कहा कि मैं आपको 4% के हिसाब से पैसा दूंगा, और मैंने आपसे जब आप लौटाने आए तो उस समय मैंने 10% लगा लिया, आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ईजिली एक्सप्लॉयटेड बाय द मनी लेंडर्स।
अब कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से? कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे ना, तो नॉर्थ, कभी आपके पास टाइम हो तो आप जाइए नॉर्थ ईस्ट घूमिए। तो नॉर्थ ईस्ट में कह रहा है कि बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, उसमें से गोंड है, खासी है, मिजो है, भील्स हैं, संथाल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो आप कुछ कुछ ट्राइब्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं, सारी नहीं। जैसे गोंड वगैरह देखोगे ये राजस्थान वगैरह वाला पूरा बेल्ट जो है, भील वगैरह ये पूरा बेल्ट जो है इधर का इधर मिलेगा, ठीक है। संथाल्स वगैरह देखोगे इधर झारखंड उड़ीसा वाला ये पूरा बेल्ट में इधर संथाल मिलेंगे। ये खासी जो ट्राइब देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, है ना, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ठीक है। तो ये सब ट्राइब्स जो हैं वो कौन सी हैं? इंडिया की शेड्यूल्ड ट्राइब में काउंट करते हैं, आर द मेन ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ये सब मेजर ट्राइब्स हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर हेडिंग पे, कौन सी? अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी। ओबीसी के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि ओबीसी आर डिफरेंट फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये अलग है इन लोगों से। कैसे अलग है? क्योंकि कह रहा है कि दिस आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अदर देन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये भी देखो कह रहा है कि इनकी भी सिचुएशन मोर और लेस सेम ही है, बट कह रहा है कि ये इनसे अलग कैसे है? कह रहा है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज, मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया। तो ओबीसी, आप ध्यान देना बेटा, ओबीसी हिंदू में भी होंगे, मुस्लिम्स में भी होंगे और कम्युनिटीज़ में भी होंगे। उनको हम क्या काउंट कर सकते हैं? ओबीसी काउंट करके, और फिर उनको मिलने वाले जो भी रिजर्वेशन और भी जो लाभ हो सकते हैं वो हम या गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। Certain groups or communities can be removed or added depending on their social, economic and educational level। ठीक है, तो अब दो तीन चीज़ें हैं। कह रहा है कि certain groups or communities can be removed or added depending on their social, economic और educational level। तो अब ये देखो फिक्स नहीं है, कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज़ को हम क्या कर दें? रिमूव भी कर दें। क्यों? क्योंकि कोई कम्युनिटी अगर उसकी सोशल स्टेटस अच्छी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, और वो अपलिफ्ट हो जाए सोसाइटी में, उसका स्टेटस अच्छा हो जाए, तो उसको क्या करेंगे? आप फिर रिजर्वेशन नहीं देंगे। और कह रहा है कि हो सकता है कि किसी कम्युनिटीज़ का एजुकेशनल लेवल अच्छा हो जाए, तो हम उनको क्या करेंगे? रिजर्वेशन वाली लिस्ट से बाहर कर देंगे। द बैकवर्ड क्लासेस कंप्राइज नियरली 52% ऑफ द आवर टोटल पॉपुलेशंस। ठीक है, और इसके बाद एक थर्ड जो है अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, तो उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। वो किस में से? जनरल में से, जनरल कम्युनिटी में से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जिनकी 8 लाख रुपीज़ पर एनम, जिनकी मतलब पूरे फैमिली की 8 लाख रुपये पर एनम से क्या होगी? इनकम अगर जो हो रही है तो ठीक है अगर उससे कम है तो क्या होंगे? वो EWS में काउंट किया जाएगा और उन्हें कितना मिलेगा? 10% रिजर्वेशन के लिए वो एप्लीकेबल है। आगे आते हैं, देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी एंड द मार्जिनलाइज्ड। इससे पहले एक जरा ये पढ़ते हैं इन्फो पेबल में क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहा है कि द टर्म आदिवासी लिटरली मीन्स द ओरिजिनल इनहेबिटेंट। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो लोग ओरिजिनल मतलब वहाँ के स्थानीय निवासी, मूल निवासी जो हैं, जो बहुत सालों से रहते हुए आ रहे हैं, more than 500 different tribal groups live in India. Out of these more than 60 tribal groups live in Odisha alone. कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया में रहती हैं, उसमें से 60, देखो उड़ीसा कितना रिच स्टेट है किसके मामले में? ट्राइबल ग्रुप्स के मामले में। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा 60 ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो उड़ीसा में रहती हैं। आदिवासी इज प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन विच इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो आदिवासी, ध्यान देना कि कई बार कन्फ्यूजन होता है, लोग काउंट करते हैं आदिवासी भी क्या हैं? हिंदू हैं। लेकिन देखो हम यह किताब कह रही है कि आदिवासी क्या करते हैं? अपना रिलीजन, उनके कुछ अपने कस्टम्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं, जो डिफरेंट हैं किससे? हिंदुइज्म से, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से। दे आर नेचर लवर्स। तो हो सकता है कभी आप घूमने जाओ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे हो सकता है कि पेड़ की पूजा करते हुए दिख जाए। पेड़ की पूजा करते हुए वैसे तो यहाँ पे भी दिख जाएंगे आपको लोग, है ना, लेकिन वो लोग नेचर लवर है, ठीक है, वहाँ नदी की पूजा करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रकृति के वो लोग प्रेमी होते हैं एंड देयर रिलीजन इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों की, बिरसा मुंडा के बारे में जानते होंगे, बिरसा मुंडा क्या है उनके लिए? भगवान है। तो देखो कह रहा है कि वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, विलेज एंड नेचर स्पिरिट, इन सब चीज़ों की वो लोग पूजा करते हैं। यूजुअली देयर कल्चर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सराउंडिंग कल्चर्स। तो उनका कल्चर कैसा होगा
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है। आदिवासीज also speak different languages. Their language are different from the mainstream of the Indian language. Some of the tribal language like the Santhali are as old as Sanskrit. There are numerous magazines and publications in Santhali languages. तो कह रहा है कि आदिवासी लोगों की भाषा भी क्या होगी, अलग अलग होती है, और इसी में एक संथाली भाषा जो है वो कह रहा है कि जितनी संस्कृत जितनी समृद्ध जितनी पुरानी भाषा है ना, उसी के नियर अबाउट आपकी संथाली भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। मुस्लिम कम्युनिटी क्या होते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट नियरली 14.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मुस्लिम कम्युनिटी कह रहा है कितना? 14.2। मैंने अभी आपको बताया कि 15% के अप्रॉक्स क्या है, पॉपुलेशन है। द इंटायर कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ड्यू टू मेनी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिसेस। दे हैव not yet been benefited by the country's social economic development as compared to other minority community। कह रहा है कि इंटायर कम्युनिटी को किसमें? मार्जिनलाइज कम्युनिटी में हमने डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे? 3 बेसिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंडिसेस के बेसिस पे। लेकिन अब कह रहा है कि अभी भी इस कम्युनिटी में अगर जो देखा जाए मुस्लिम कम्युनिटी में, तो और कम्युनिटी के कंपैरिजन में इस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इनकी जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अभी भी क्या है, दूसरे कम्युनिटी के कंपैरिजन में लो है। रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट इंडियन मुस्लिम्स वर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट सच अ कमेटी इन 2005। ठीक है, तो इनके स्टेटस को ध्यान दे। कमेटी का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट ने देखो इनकी स्टेटस को देखने के लिए इनकी सोसाइटी में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या प्रोज है, कौन सा है, ठीक है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेटी बनाई। कमेटी का नाम क्या है? सच्चर कमेटी, अंडरलाइन कर लेंगे। और ये सच्चर कमेटी कब बनाई गई? 2005 में। ठीक है, अब ये कमेटी का काम क्या होता है? कमेटी रिसर्च करती हैं, इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग रखे जाते हैं, और ये एक्सपर्ट लोग पूरी अपनी समझ के बेसिस पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को, और उसमें उस रिपोर्ट में ये जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को सजेशंस भी देते हैं, वे फॉरवर्ड बताएंगे कि ठीक है साहब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करेंगे जिससे इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है? गवर्नमेंट कमेटी बनाती है। क्लियर? अब देखो दूसरा है, कह रहा है नेक्स्ट पेज कि फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।